हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी। पहली है यहाँ पे भारतीय जनसंघ। ठीक है, अपने इस वाले चैप्टर में 3-4 पॉलिटिकल पार्टी दे रखी हैं। एक तो विदेशी है पीआरआई, और बाकी 2-3 अपनी इंडियन पार्टी हैं। तो उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर आएंगे, 6-6, 7-7 मिनट, 10 मिनट के हार्डली। तो भारतीय जनसंघ आज पहली पार्टी हम देखेंगे, बीजेएस। ये ध्यान रखना, ये भारतीय जनसंघ जो है इसी से निकलकर बनी है भारतीय जनता पार्टी। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, तो इसका मतलब यूँ समझ लो पूर्वज या इसकी जो शुरुआत में जो पार्टी थी वो थी भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो इसी से बन गई है बीजेपी। अब भारतीय जनसंघ पार्टी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके जो फाउंडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इनके फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। ठीक है, भारतीय जनसंघ जो थी ये फाउंड की गई थी 1951 में। फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये फाउंडर भी थे और प्रेसिडेंट भी बने किसके? भारतीय जनसंघ के। इट्स लीनियज हाउएवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड द हिंदू महासभा बिफोर द इंडिपेंडेंस। देखो, अब जैसे मैंने बताया ना, बीजेपी के जो रूट है वो कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं? भारतीय जनसंघ से। मतलब भारतीय जनसंघ को ही आगे कौन लेके आया? बीजेपी। मतलब भारतीय जनसंघ की जो आइडियोलॉजी है उसको कौन आगे बढ़ाता है? बीजेपी आगे बढ़ाती है। मगर भारतीय जनसंघ से पहले भी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू महासभा। इनका जो मतलब, इनका हम इसको कह सकते हैं, इसका मतलब इनका आगे का सिस्टम है कौन? भारतीय जनसंघ। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो विचारधारा थी, उन्हीं को आगे ले जाती है कौन? भारतीय जनसंघ। तो मतलब भारतीय जनसंघ के मतलब जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो किससे मिलते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से मिलते हैं। इन्हीं के जो विचार हैं उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, वो थी भारतीय जनसंघ। इट एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। देखो, भारतीय जनसंघ जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये किस में बिलीव करती थी? ये है इनकी मेन आइडिया। इनका आइडिया क्या है? मेन आइडियोलॉजी क्या है? कि एक ही कंट्री होना चाहिए। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो, कभी भी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि सब एक हो जाएं। इनका एक सपना था अखंड भारत। मैं अभी दिखाऊंगा एक मैप, उसे समझ में आ जाएगा। तो ये चाहते थे एक ही कंट्री होना चाहिए, एक ही कल्चर होना चाहिए और एक ही नेशन होना चाहिए। इस पर ये बिलीव करते थे। अब देखो, एक ही कल्चर होना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपको पता है भारत एक मतलब ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं। इन सब को मतलब हम साथ में लेके चलते हैं। हालांकि ये बड़ा डिफिकल्ट है कि एक कल्चर लेके आए, क्योंकि इससे फिर मतलब दिक्कतें क्रिएट होती हैं। ये इनका सिंबल था, इलेक्शन सिंबल भारतीय जनसंघ का, 1951 से 1977 के बीच में। और 1977 में एक्चुअली ये मर्ज हो जाती है, एक पार्टी बनी थी गठबंधन की जिसका नाम था जनता पार्टी, उसमें मर्ज हो जाती है। मगर जनता पार्टी 1979 में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। फिर निकल के आती है भारतीय जनता पार्टी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इट बिलीव दैट कंट्री शुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इनका ये मानना था कि भारत जो देश है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो किसके आधार पर बनेगा? अपने हमारे कल्चर के आधार पर बनेगा, हमारे ट्रेडिशंस के आधार पर बनेगा। साथ के साथ में चाहते थे कि इंडिया थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ग्रोथ पर ध्यान दें। इन सब चीज़ों पर इनका मानना था कि भारत एक प्रोग्रेसिव कंट्री होना चाहिए जो अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे, हमेशा लगातार अपनी ग्रोथ बढ़ाए। ठीक है, इस समय पर चाइना भी ग्रो करने लग गया था, तो ये भी फोकस कर रहे थे कि भारत को भी अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, भारत को न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पर भारत को मॉडर्न होना चाहिए, अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अपने कल्चर पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। द पार्टी कॉल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। देखो, पार्टी चाहती थी, पार्टी का मानना था कि भारत और पाकिस्तान दोबारा से रीयूनाइट होने चाहिए, दोबारा से जुड़ जाने चाहिए, ताकि वो बन सकें, अखंड भारत बन सके। तो ये देखो मैप जो है, ये है अखंड भारत का मैप, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश मिल गए एक अखंड भारत बनाते हैं। देखो, अब तो ये बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अखंड भारत बनाना, मगर ये इस चीज़ में बिलीव करते थे भारतीय जनसंघ की भारत कैसा होना चाहिए? अखंड भारत होना चाहिए। अपने सारे पड़ोसी देशों को मिला के जो भारत बनता है उसको हम बोलते हैं अखंड भारत। तो ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हो चुके हैं वो उनका दोबारा से क्या होना चाहिए? रीयूनियन होना चाहिए। द पार्टी वाज इन फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखो, एक टाइम ऐसा था 1960 के दौरान, 1960s के दौरान, ध्यान रखना 60s वाला जो डेकेड चल रहा था, उस समय पर
एक मतलब ये चल रहा था, आंदोलन सा चल रहा था, एजिटेशन चल रहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हटाकर हिंदी बना दी जानी चाहिए। तो उस आंदोलन में भारतीय जनसंघ सबसे आगे थी। एंड ऑल्सो अपोज द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशंस टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, और ये इस चीज़ का भी विरोध करते थे कि जो माइनॉरिटी है, देखो माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या कम होती है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या कल्चरल माइनॉरिटी है। तो ये नहीं चाहते थे कि कल्चरल और रिलीजियस माइनॉरिटी को कुछ कंसेशंस दिए जाएं, कुछ छूट दी जाए, कुछ ग्रांट दिया जाए, इस चीज़ के ये क्या थे, खिलाफ थे। ठीक है। The party was consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964। देखो चाइना हमारा दुश्मन रहा है। 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, जिसमें चाइना ने भारत की बहुत सारी ज़मीन कब्जा ली थी, और चाइना ने फिर बाद में 1964 में क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। अब सोचो हमारा पड़ोसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। इसलिए पार्टी ने लगातार ये कहा कि भारत को भी क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए। इस चीज़ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि हम हार चुके थे। आपको पता है फिर 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। ठीक है, पाकिस्तान चाइना की बहुत ज़्यादा आपस में दोस्ती गहरी है, बनती है, तो ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। इसलिए इन्होंने फोकस किया कि भारत को भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेना चाहिए, न्यूक्लियर हथियार डेवलप करना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन 1950 जनसंघ रिमेन्ड ऑन द मार्जिन्स ऑफ the electoral politics, was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections and 4 seats in 1957 जनरल इलेक्शंस ऑफ दी लोकसभा। अगर इसका पॉलिटिकल कैरियर, शुरुआती पॉलिटिकल कैरियर देखें तो बहुत ज़्यादा जीत इन्होंने हासिल नहीं की थी, बहुत ही लिमिटेड एरिया में ये मतलब जो पार्टी थी प्रचलित थी, या फिर कह सकते हैं चर्चित थी। इसका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसका थोड़ा सा डोमिनेंस था। और साथ ही साथ में अर्बन एरियाज में, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर इनका मतलब सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिलता था। हिंदी बोलने वाले अर्बन एरिया से और इन्हीं स्टेट से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। तो आप जनरल इलेक्शन देखें, 1952 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था तो इसको मात्र 3 सीट मिली थी, 1957 में 4 सीट मिली थी, फिर 1962 का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर इनको मिलती हैं 14 सीट्स। तो यहाँ पर इनकी डबल डिजिट में ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ 3, फिर 4, फिर 14, मतलब धीरे धीरे करके इसका प्रभाव बढ़ता है, और इसका जो फैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ती जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो मैंने बता ही दिया, इसको सपोर्ट मेनली कहाँ से मिलता था, अर्बन एरिया से मिलता था, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग एरिया से मिलता था, हिंदी स्पीकिंग स्टेट से मिलता था। मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं अपने, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, अपना वेस्ट बंगाल, यहाँ से इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। 1977 में भारतीय जनसंघ ने 3 और पार्टीज के साथ जनता पार्टी को, मतलब 3 पार्टीज के साथ मिलकर बनाई थी जनता पार्टी। मतलब आपको अगर मैं बता दूं 1977 में जो इलेक्शन हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा महागठबंधन तैयार किया गया था, कोलिजन तैयार किया गया था। उस कोलिशन का नाम था जनता पार्टी। तो 3 पार्टीज के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने बना ली, भारतीय जनसंघ ने बना ली थी जनता पार्टी। और जनता पार्टी सरप्राइजिंगली आप अगर देखोगे तो जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया था। पहली बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से डिफीट हुई थी, और जनता पार्टी ने क्या कर ली, सरकार बना ली थी। तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी 1977 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मगर ये ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी। तो जब कोलियन की गवर्नमेंट जनरली ज़्यादातर सक्सेसफुल होती नहीं है, तो ये 2 साल बाद ही टूट गई। तो जुलाई 1979 में ये गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो बाद में फिर दोबारा से कांग्रेस आ जाती है। तो इस प्रकार 1977 तक ही इनका कैरियर रहता है। और जब ये सरकार टूट जाती है इनकी जनता पार्टी की, तो उसके बाद फिर 1980 में बन जाती है। ये जो लीडर थे भारतीय जनसंघ के जो लीडर थे, 1980 में इन्होंने फाउंड कर दी भारतीय जनता पार्टी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, लिंक करना चीज़ों को आप। भारतीय जनसंघ ने 3 पार्टीज के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी ने 1977 में अपनी सरकार बनाई थी, कांग्रेस को हराया था, और ये फिर जुलाई 1979 में ये कोलैप्स हो गई थी, सरकार टूट गई थी, और गठबंधन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। फिर जब सरकार कोलैप्स हो गई थी जनता पार्टी की, तो भारतीय जनसंघ के जो लीडर्स थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, तो इन्होंने बना ली थी फिर बीजेपी। 1980 में बनी थी, ध्यान रखना। बीजेपी कब बनी थी, 1980 के दौरान बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी के कुछ मेन लीडर्स थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक, ये मेन लीडर्स यहाँ पे बता रखे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इस रूट्स टू भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रूट है, जो मतलब इसकी जड़ें, वो किस में जुड़ी हुई हैं? वो जुड़ी हुई हैं हमारी भारतीय जनसंघ से। तो ये हुई हमारी इसकी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक करके हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज में फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।